अक्सर फिल्में हम मनोरंजन के लिए देखते हैं, है ना? पर क्या हो अगर कोई फिल्म सिर्फ कहानी न सुना रही हो, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कुछ कह रही हो? आज हम बात करेंगे फिल्म धुरंधर की और एक ऐसे ही विश्लेषण को समझने की कोशिश करेंगे जो इसके पीछे छिपे मकसद पर सवाल उठाता है। तो इस पूरे विश्लेषण को समझने के लिए चलिए पहले एक कहानी सुनते हैं, एक काल्पनिक फिल्म की कहानी। सोचिए, एक फिल्म है जिसका नाम है ऑपरेशन भवंडर। अब इस कहानी में एक भारतीय जासूस है जो पाकिस्तान में है। वो अपनी जान पर खेलकर एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही सीक्रेट जानकारी वापस भारत भेजता है। जानकारी ये है कि एक बड़े आर्मी कॉन्वॉय पर एक भयानक हमला होने वाला है। और पता है, ये जानकारी छोटी मोटी नहीं है। जासूस का बॉस इस वार्निंग को सीधा प्रधानमंत्री तक ले जाता है। 11 बार इंटेलिजेंस वार्निंग दी जाती है, लेकिन फिर भी उस कॉन्वॉय को नहीं रोका जाता। और फिर वही होता है जिसका डर था। हमला होता है और हमारे 40 जवान शहीद हो जाते। अब वो जासूस वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। इतनी पक्की खबर के बाद भी ये हमला कैसे हो गया। वो जवाब ढूंढने के लिए एक आतंकी ठिकाने पर छापा मारता है और वहां उसे कुछ ऐसा हाथ लगता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसे मिलती है एक ऑडियो रिकॉर्डिंग, और उस रिकॉर्डिंग में जो आवाज है वो कथित तौर पर उसके अपने प्रधानमंत्री की है। और वो क्या कह रहे हैं? कुछ लोगों को मरने दो, चुनाव में मुझे इसका बहुत फायदा होगा। सोचिए, अपने ही प्रधानमंत्री पर आईएसआई के साथ मिलकर राजनीतिक फायदे के लिए हमला करवाने का आरोप। अब ये कहानी भले ही काल्पनिक हो, पर यह एक बहुत बड़ा और बहुत ही असहज करने वाला सवाल खड़ा करती है। सवाल ये कि कोई ऐसी फिल्म क्यों बनाएगा जो असली घटनाओं, असली तारीखों का इस्तेमाल करके अपने ही देश की सरकार पर इतना भयानक इल्जाम लगा दे? क्या ये सिर्फ एक थ्रिलर है या फिर प्रोपेगेंडा का एक सोचा समझा प्लान? और बस यहीं से ये पूरा विश्लेषण असल मुद्दे पर आता है। जो स्रोत है उसका तर्क ये है कि ये जो काल्पनिक कहानी हमने सुनी ऑपरेशन भवंडर की, वो असल में कोई और नहीं बल्कि असल फिल्म धुरंधर की ही कहानी है। एक तरह से उसका आईना। मतलब इस आलोचना का जो केंद्र बिंदु है वो ये है कि धुरंधर को सिर्फ एक फिल्म की तरह नहीं देखा जा रहा, इसे एक ऐसे प्रोपेगेंडा के तौर पर देखा जा रहा है जो बहुत ही होशियारी से सच और फिक्शन के बीच की लाइन को धुंधला कर देता है, ताकि दर्शकों को जो दिखाया जा रहा है वही सच लगने लगे। तो आखिर ये प्रोपेगेंडा काम कैसे करता है? मतलब कौन सी तकनीकें हैं जिनका इस्तेमाल किया गया है, ऐसा आरोप है। चलिए अब इस प्रोपेगेंडा की पटकथा को थोड़ा और करीब से देखते हैं। एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि विश्लेषण में इस फिल्म की तुलना नाजी दौर की एक फिल्ममेकर लेनी रिफेनस्टॉल के काम से की गई है। देखिए, एक जानी मानी आलोचक सुज़ैन सोंटैग ने कहा था, प्रोपेगेंडा सबसे ज़्यादा असरदार तब होता है जब उसे बहुत अच्छी तरह से बनाया जाए, और यही बात धुरंधर पर लागू होती है, ऐसा तर्क है। क्योंकि फिल्म अच्छी बनी है, लोग उससे जुड़ते हैं, और इसी वजह से उसका प्रोपेगेंडा और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। फिर एक और तकनीक का जिक्र आता है जिसे कहते हैं डॉग विस्लिंग। ये बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब होता है कि फिल्म में कुछ ऐसे इशारे या मैसेज छिपा दिए जाते हैं जो शायद ज़्यादातर लोगों को नज़र ना आए, लेकिन एक खास ग्रुप जो उस तरह की सोच रखता है वो उस मैसेज को पकड़ लेता है, और अक्सर ये मैसेज नफरत फैलाने वाले होते हैं। तो हमने तकनीकों की बात की, पर सबसे बड़ा टूल क्या है? वो है सच और झूठ का घालमेल। चलिए अब ये देखते हैं कि ये फिल्म असलियत और कल्पना को कैसे एक दूसरे में पिरोती है, जो कि इस पूरी आलोचना की जड़ है। देखिए ये कैसे किया जाता है। स्क्रीन पर दो उदाहरण हैं। एक सच्ची घटना है। अगस्त 2009 में गैंगस्टर रहमान डकैत एक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। ये एक फैक्ट है। अब फिल्म क्या करती है? वो इस सच्ची घटना में एक काल्पनिक भारतीय एजेंट को घुसा देती है जो उस वक्त वहां मौजूद था। एक और उदाहरण, भारत ने 2011 में खराब करेंसी पेपर सप्लाई करने पर एक यूके कंपनी को बैन किया। ये सच है। फिल्म इसे बदलकर दिखाती है कि एक कैबिनेट मंत्री ने जानबूझकर खराब प्रिंटिंग मशीन पाकिस्तान भेज दी। देख रहे हैं, सच में कल्पना का तड़का, और कहानी ऐसी बन जाती है जो एकदम असली लगे। तो जब सच और फिक्शन को इस तरह मिलाया जाता है तो उसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा राजनीति, और एक बहुत बहुत गंभीर राजनीतिक आरोप ये है कि फिल्म 2611 जैसे असल हमलों और हमारी इंटेलिजेंस की नाकामियों को
इस तरह से पेश करती है कि देखने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए कि क्या यह सिर्फ एक नाकामी थी, या फिर सरकार ने जानबूझकर यह हमला होने दिया, मतलब देशद्रोह का इशारा। लेकिन यहीं पर यह विश्लेषण एक और जरूरी पहलू सामने रखता है। वो हमें याद दिलाता है कि इंटेलिजेंस फेलियर यानी खुफिया नाकामियां हमारे देश के इतिहास में कई बार हुई हैं और अलग अलग सरकारों के दौर में हुई हैं। चाहे वो IC-814 का अपहरण हो, कारगिल युद्ध हो, या फिर उरी और पुलवामा के हमले। तो क्या हर नाकामी का मतलब देशद्रोह होता है? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, एक बहुत सीधी सी बात है और एक मशहूर कहावत भी है कि असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूत चाहिए होते हैं। सरकार की गलतियों पर, उसकी नाकामियों पर सवाल उठाना जरूरी है, ये एक नागरिक का हक है। पर किसी पर देशद्रोह जैसा संगीन इल्जाम लगाना, उसके लिए सबूत भी उतने ही पुख्ता होने चाहिए। सिर्फ एक फिल्म की कहानी के आधार पर इतना बड़ा नतीजा नहीं निकाला जा सकता। तो अब थोड़ा पीछे हटकर बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये बहस सिर्फ एक फिल्म धुरंधर के बारे में नहीं है। सवाल ये है कि जब इस तरह की फिल्में बनती हैं तो हमारे समाज पर, हमारी सोच पर उसका क्या असर पड़ता है? क्या ये खतरनाक मिसाल कायम कर रहा है? क्योंकि देखिए, इस विश्लेषण के मुताबिक मुद्दा सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये फिल्म के नैतिक पहलू पर भी सवाल खड़े करता है। जैसे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को गैर जिम्मेदार दिखाना, गैंगस्टरों को हीरो की तरह पेश करना और समाज में हम बनाम वो वाली एक बांटने वाली सोच को बढ़ावा देना। और आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब प्रोपेगेंडा इतना अच्छा, इतना असरदार और इतनी हाई क्वालिटी का बनने लगे तो वो एक नया स्टैंडर्ड सेट कर देता है। और सवाल ये है कि अगर यही नया स्टैंडर्ड बन गया तो आगे इसका इस्तेमाल कौन, कब और कैसे करेगा? ये सोचने वाली बात है।